हेलो एवरीवन। इस बार हम डिस्कस करेंगे amortization के बारे में। सो व्हाट इज amortization? Amortization refers to writing off the cost of intangible assets like patents, copyright, trademarks, franchises, goodwill, which have utility for a specified period of time. Correct? सो amortization क्या रेफर करता है? एसेट्स एसेट्स दो तरीके के होते हैं, इंटेंजिबल एंड टेंजिबल। टेंजिबल जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, ओके। सो उनको हम टेंजिबल मानते हैं। और इंटेंजिबल में वो सारे चीज़ आते हैं जिनको हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कि यहाँ एग्जांपल दिए गए हैं, पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स, फ्रेंचाइजीज, गुडविल, दिस थिंग्स। सो क्या होता है कि कभी कभी इन चीज़ों को खरीदना पड़ता है। तो जब हम खरीदते हैं, सो वी विल बाय फॉर इट फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। एक स्पेसिफाइड टाइम के लिए हम उनको खरीदते हैं, ठीक है। सो उस टाइम के लिए जो हम कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं, उस कॉस्ट के बारे में यहाँ बोला जा रहा है। हियर दे हैव रिटन amortization refers to writing off the cost. ओके, सो यहाँ जो कॉस्ट बोला गया है उसी चीज़ के बारे में जो हम स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के लिए खरीद रहे हैं। तो उसी चीज़ को ही यहाँ पर amortization कहा गया है। क्लियर? अब हम देखेंगे कॉजेस ऑफ डिप्रिसिएशन। Number one, wear and tear due to use or passage of time. Number two, expiration of legal rights. Number three, obsolescence. Number four, abnormal factors such as accidents due to fire, earthquake, floods, etc. Now the next thing is need for depreciation. So matching of costs and revenue, consideration of tax, true and fair financial position, compliance with law. ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल पोजीशंस मीन्स जो भी एसेट होगा उसका जो भी डेप्रिसिएशन अमाउंट पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में बनता है, वो हम जैसे ही डिडक्ट कर देते हैं तो तब जाके हमें एक्चुअल वैल्यू मिल जाता है इस करंट फाइनेंशियल ईयर का। सो उससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है, उससे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि ये जो वैल्यू हमें मिला है उसके ऊपर ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल पोजीशन हमें मिल जाता है, ठीक है ना। अगर इस डेप्रिसिएशन वाले अमाउंट को हम डिडक्ट नहीं करते हैं तो ये वाला मेन वैल्यू दिखाएगा जो कि असलियत में है नहीं, लेकिन कुछ ज़्यादा ही अमाउंट दिखाएगा। सो अगर हमें एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करना है तो ये डेप्रिसिएशन अमाउंट पर्टिकुलर जो फाइनेंशियल ईयर है उसका डिडक्ट करके जो रिजल्ट आता है उसे कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज फैक्टर्स अफेक्टिंग द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। द डिटर्मिनेशन ऑफ डेप्रिसिएशन डिपेंड्स ऑन 3 पैरामीटर्स like cost, estimated use fit, cost, estimated useful life, and probable salvage value. These things. So next, that is methods of calculating depreciation amount. Number one, straight line method. It is also called fixed installment method because the amount of depreciation remains constant from year to year over the useful life of the asset. According to this method, a fixed and an equal amount is charged as depreciation in every accounting period during the lifetime of an asset. स्ट्रेट लाइन मेथड को हम फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी कह सकते हैं
बिकॉज द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, जो भी डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकलता है, रिमेन्स कांस्टेंट, ये हमेशा सेम रहता है फ्रॉम ईयर टू ईयर, हर साल ये सेम अमाउंट ही निकलेगा डेप्रिसिएशन का. दैट इज द रीजन वी कैन कॉल इट फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड. ओके, नेक्स्ट थिंग इज दैट according to this method, a fixed and an equal amount, एक fixed और equal amount is charged as depreciation in every accounting period during the lifetime of asset. यानी कि लाइफ टाइम, दैट मीन्स जब तक ना इस एसेट का वैल्यू ज़ीरो आ जाता है तब तक इसके ऊपर हर साल हम एक फिक्स्ड और इक्वल अमाउंट चार्ज करते रहेंगे. समझ में आया? तो फिर चलो इसके फॉर्मूला देख लेते हैं. इसका फॉर्मूला है डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस एस्टिमेटेड नेट रेसिडेंशियल वैल्यू बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट. नाउ द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू एनुअल डेप्रिसिएशन अमाउंट इनटू 100 बाय एक्विजिशन कॉस्ट. सो अभी अभी हमने डिस्कस किया स्ट्रेट लाइन मेथड के बारे में. अब हम डिस्कस करेंगे एडवांटेजेस ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड. स्ट्रेट लाइन मेथड हैज सर्टेन एडवांटेजेस which are stated below. It is very simple, easy to understand and apply. Simplicity makes it a popular method in practice. ये बहुत ही सिंपल ईजी है और इसलिए ये आसानी से समझ में भी आ जाता है और अप्लाई भी हम आसानी से कर सकते हैं. इसकी सिंपलिसिटी की वजह से ही ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर मेथड है और बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस किया जाता है. सो एसेट कैन बी डेप्रिसिएटेड अप टू द नेट स्क्रैप वैल्यू और ज़ीरो वैल्यू. एसेट को हम Asset can be depreciated up to the net scrap value और ज़ीरो वैल्यू. जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि एसेट के डेप्रिसिएशन शुरुआत से जब हम करते जाते हैं तो वो तब तक चले जाता है जब तक ना उस एसेट का वैल्यू ज़ीरो हो जाता है. ठीक है, उसका स्क्रैप वैल्यू चाहिए या फिर ज़ीरो वैल्यू चाहिए. जब तक ना वैल्यू हमें ज़ीरो मिल जाए तब तक ये डेप्रिसिएशन वाला प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा. सो नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट, एवरी ईयर सेम अमाउंट इज चार्ज्ड एज डेप्रिसिएशन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. दिस मेक्स कंपैरिजन ऑफ प्रॉफिट फॉर डिफरेंट ईयर्स इजी. जैसे कि हम स्ट्रेट लाइन मेथड के बारे में ही अभी पढ़ रहे हैं, तो एवरी ईयर दैट मीन्स हर साल एक सेम अमाउंट ही हम चार्ज करने वाले हैं. ठीक है, एज ए डेप्रिसिएशन. सो उस जो कि हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, तो उससे हमें अलग से कोई परेशानी नहीं होगी कि हर साल तो सेम अमाउंट ही हो रहा है ना, तो उसमें से हम इजीली प्रॉफिट्स कैलकुलेशन कर पाएंगे चाहे वो किसी भी साल का हो. हर साल में सेम ही अमाउंट रहने वाला है. ये सिर्फ स्ट्रेट लाइन मेथड में ही होता है. ठीक है, रिटन डाउन वैल्यू मेथड में ऐसा नहीं होगा. ठीक है, लास्ट वाला देख लेते हैं हम. लास्ट में है दिस मेथड इज सुइटेबल फॉर दोज एसेट्स हुज यूजफुल लाइफ कैन बी एस्टिमेटेड एक्यूरेटली एंड वेयर द यूज ऑफ द एसेट इज कंसिस्टेंट फ्रॉम ईयर टू ईयर. ये जो स्ट्रेट लाइन मेथड है ये बहुत ही ज़्यादा सुइटेबल है उन एसेट्स के लिए जिनका पूरा यूजफुल लाइफ कैन बी एस्टिमेटेड एक्यूरेटली, जिनका हम पूरा जब तक ना ये ख़त्म हो जाते हैं तब तक यूज़ करने वाले जो एसेट्स हम यूज़ करते हैं उनके लिए. नेक्स्ट, रिटन डाउन वैल्यू मेथड के बारे में हम दूसरे किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे. अभी के लिए यही तक ही रखते हैं. दैट्स ऑल.